नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज देवबंद में मुस्लिम संगठनों का सबसे बड़ा जलसा लगा। दावा यह किया गया कि 5000 से ज्यादा धर्मगुरु जमा हुए। इस जलसे में जमीयत उलेमा के प्रमुख महमूद मदनी भी शामिल हुए। मौका एक जलसे का था, लेकिन महमूद मदनी मुस्लिमों पर बात करते हुए भावुक हो गए, रोने लगे। मंच पर उनके आंसू छलक आए। महमूद मदनी ने रो रो कर अपनी तकरीर पढ़ी। इमोशनल और भावुक मदनी को देखकर पूरा जलसा उनके जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। लेकिन क्या यह मदनी की एक तरकीब थी? क्या इमोशनल होकर मदनी ने भड़काऊ बोल बोले? मदनी जलसे में अपना डर जाहिर कर रहे थे या फिर वो दूर दराज किसी गांव शहर में बैठे हुए एक आम मुसलमान के दिल में डर पैदा कर रहे थे? ये सोचने वाली बात है। आज उन्होंने मोदी सरकार पर बहुत बड़ा इमोशनल अत्याचार किया। मंच पर मदनी कैसे फपक फपक कर रो पड़े, पहले ये आप देखिए और फिर मुकाबले में आगे बहस की शुरुआत करेंगे। हमें अब तक यही ख्वाबे परेशान याद आते हैं। भरा रहता था घर जिनसे, भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते हैं घर वाले। जो घर को घर गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग़ मुफारकत दे गए। कुछ महीनों पहले तक हजरत मौलाना क़ारी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह इस जमात की सदारत, अमारत, क़यादत और उनकी मौजूदगी यकीनन हम सब लोगों के लिए, खासतौर से मेरे लिए, मैं कल भी कह रहा था कि काम करने का शौक जरूर है, लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा। जब हमें जरूरत है। आपने मदनी के आंसू देखे, लेकिन इस आंसू के बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। मदनी ने अखंड भारत पर बात की। उन्होंने तो मुसलमानों को अपने संदेश में यह तक कह दिया कि भारत में मुसलमानों का चलना भी मुश्किल हो गया है। बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। और हम कमजोर लोग हैं। कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर लेगा। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं, दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से है। और यह ताकत हमें कुरान ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते।
मदनी के आंसू पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे मोहसिन रजा ने अटैक किया। मोहसिन रजा ने कहा कि ये घड़ियाली आंसू थे। जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में यह साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। तो आज मुकाबला में हम सवाल उठा रहे हैं कि महमूद मदनी खुद डर रहे हैं या फिर वो डरा रहे हैं। क्या भावुक होकर मदनी ने मोदी सरकार पर इमोशनल अत्याचार किया? क्या असदुद्दीन ओवैसी डायरेक्ट बोलते हैं लेकिन मदनी अपने आंसुओं के पीछे से लोगों को भड़काते हैं? इस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा में शरीक हो रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता रवि पाराशर जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हाफिज खान, सैयद जवाद, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक्टिविस्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए, मोहम्मद फरहान एआईएमआईएम के नेता भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। मैं शुरुआत हाफिज खान साहब आप ही से कर लेती हूँ। एक तरफ मदनी साहब अखंड भारत की बात करते हैं और फिर ये कहते हैं कि रास्ते चलना मुश्किल हो गया है। वो इतनी बातें कहते हैं कि अपने ही देश में वो अजनबी हो गए हैं, दुख सह लेंगे लेकिन मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। ऐसे कौन सा हाफिज साहब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है? क्या नौकरी छीन ली गई है? क्या घर छीन लिया गया है? क्या सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है? क्या दाना पानी रोजगार छीन लिया गया है? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि मदनी साहब को यह कहना पड़ रहा है कि सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है? देखिए मीनाक्षी, बात यह है कि संघ के प्रमुख भागवत जी ने अपने बयानात में अक्सर ये कहा है कि हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं। जो भारत खंडित हुआ उस भारत को हम दोबारा अखंड भारत बनाने की कोशिश करेंगे। उसी बयान को मद्देनज़र रखते हुए महमूद मदनी साहब ने ये कहा कि जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब आएगा। तो हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हो रहे हैं, चाहे वो मस्जिद के नाम हो, मॉब लिंचिंग के नाम पर हो, या गाय कशी के नाम पर हो, या ट्रेन में किसी का कत्ल हो, मोहन भागवत जी कहते हैं ये सब नाजायज़ है, गलत है, देश के खिलाफ है। तो महमूद मदनी साहब ने अगर उस गम को जाहिर करते हुए एक उनके बुजुर्ग का इंतकाल हुआ उसको उन्होंने अपनी तकरीर में हाफिज जी, आपको अपनी बात को जस्टिफाई करना पड़ेगा। ये मदनी साहब ये कह रहे हैं कि हम ईमान का समझौता नहीं करेंगे, हम दुख सह लेंगे, आंच नहीं आने देंगे। उन्हीं की जुबान में जवाब दिया तो वो कामयाब हो जाएंगे। ऐसा कौन सा नफरत का बाजार सज रहा है, मुझे ये बताइए ना। क्या काशी और मथुरा का मसला इतना बड़ा हो गया कि एक आम मुसलमान देश का ये कहने लग जाए कि मेरा सड़क पर चलना दूभर हो गया है? आप भी तो अपने घर से इस स्टूडियो तक आए हैं ना, क्या चलना दूभर हो गया है? मैडम, हमारे हिंदुस्तान की मीडिया ने बड़ा शोर मचाया कि तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया। लेकिन मैं आपसे मीनाक्षी जी ये पूछना चाहता हूँ कि 10 दिन में 14 लिंचिंग मध्य प्रदेश में हो जाएं, मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसको क्या कहा जाएगा और देश क्या पे उसका जवाब देगा? उन दर्द को महसूस करते हुए महमूद मदनी चाहते हैं कि इस देश की हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब एक होंगे, यूनाइटेड होंगे, तब ये भारत सुपर पावर बनेगा। और अगर हम आपस में बटे रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर नफरत करते रहेंगे, तो ये देश खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। उस दर्द की वजह से वो कहते हैं कि हम इस देश को टूटने नहीं देंगे। भारत माँ की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। मतलब ये हिंदुस्तान की एक खूबसूरत ऑर्डर का मसला अब मजहबी मसला हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है मैडम। सरेआम एक तरफ आकर ये आप दिखा रही हैं कि मौलाना लोग भाषण गलत दे रहे हैं। वो दर्द बयान करते हुए कह रहे हैं एक तरफ धर्म सजाया जा रहा है और भारत में मुसलमानों की कत्लेआम की बात की जा रही है। कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? कानून कार्रवाई, लेकिन देश में देश का मैसेज दुनिया में क्या? मैडम, बात दर्द उनका ये है कि हमारे देश का मैसेज ऐसा जाना चाहिए दुनिया में। सर, मैं यही तो आपसे समझना चाह रही हूँ, जो गलत बोलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन इस कानूनी कार्रवाई के हो जाने के बावजूद भी अगर मदनी साहब जैसे उस कानूनी कार्रवाई के बाद भी अगर वही आदमी फिर वही करे, फिर इसका जवाब क्या होगा आपके पास? बार बार वही बात कहे, बार बार फिर सरकार के उसको खिलाफ कार्रवाई करने पड़े। सड़कों पर आप घूम पा रहे हैं या नहीं घूम पा रहे हैं? मैडम, हाथ से जब पिछले 8 साल से हाथ से इतने ज्यादा है वतन में अपने,
खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। देश में एकता होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। देश में हिंदू मुसलमानों को एकजुट होके पहले ईद मनाया करते थे, होली मिलन मनाया करते थे, दीपावली मिलन मनाया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश में न होली मिलन मनाया जा रहा, न ईद मिलन मनाया जा रहा। होली में अली और रमजान में राम, ये हमारे देश की सभ्यता है, ये हमारे संस्कार है। आपके पास आऊं, लेकिन उन्होंने जो बात कह दी है राकेश जी, सरकार से परेशानी ये है ना होली मिलन हो रहा है ना ईद मिलन हो रहा है, सड़कों पर मुसलमानों का चलना मुश्किल हो जा रहा है। मदनी साहब आंसू बहाकर ये बात कह रहे हैं। देखिए, मदनी साहब आंसू बहा रहे हैं क्योंकि उनको शायद लग रहा होगा कि आंसू बहा लेने से शायद सफलता मिल जाती है। पिछले दिनों एक आंदोलन था, जिस आंदोलन में एक नेता ने आंसू बहाए थे, उसके बाद उनको थोड़ी सी मजबूती मिली थी, थोड़ा सा उनके प्रति सहानुभूति लोगों की आई थी। यद्यपि कालखंड के बाद वो सारी सहानुभूति समाप्त हो गई। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये बात मदनी साहब को समझनी चाहिए थी। हो सकता है शायद उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने एक कोशिश की हो कि कैसे इसके आधार पर हम भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ पाए, लेकिन सच्चाई उससे बिल्कुल परे है। वास्तविकता में जो अपने आप को नुमाइंदगी करने वाला, अपने आप को रहनुमा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सच में आम मुसलमान जो सामान्य तौर पर अपने खेतों में किसानी कर रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, अपना काम धाम कर रहा है, उसकी नुमाइंदगी करने का काम नहीं करते, क्योंकि उसके मसाइल अलग नहीं है। उसके लिए भी स्वास्थ्य के मसले उतने ही महत्वपूर्ण है जितना किसी हिंदू के लिए है। मेडिकल कॉलेज जब खुल रहे हैं आज जगह जगह पर, तो लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा जो मिल रही है, वो आयुष्मान भारत के तहत जो सुविधा मिल रही है, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिल रही है। उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन मिल रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं है। साहब को, जमीयत उलेमाए हिंद को विश्वास नहीं आपकी सरकार पर। उनका कहना यह है कि जो लोग इस देश में अशांति के बीज बो रहे हैं, हम उसका जवाब ऐसे नहीं देंगे, ये हमारी कमजोरी होगी। आग को आग से नहीं पानी से बुझाया जाता, ये उनके शब्द हैं। कुछ आया है, देखिए मीनाक्षी जी, परिवर्तन तो आया है इस देश में। इस देश में एक समय वो था जब हुर्रियत के तमाम नेताओं को गोदी में बिठाया जाता था, उनको गले लगाया जाता था, दिल्ली में उनको राजनीति का दर्जा दिया जाता था, आतंकवादियों को, अलगाववादियों को भी बड़े सम्मान के साथ बिरयानी परोसी जाती थी। तुष्टीकरण इस देश में इंतहा हो गई थी, और आज ये तुष्टीकरण जब बंद हुआ है ना, तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, कुछ लोगों का वीआईपी दर्जा छिन गया है, कुछ लोगों को लगता था कि ये मुसलमानों के नाम पर हम अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे। उसमें आज बदलाव जो आया है ना, ये उसकी पीड़ा है। तुष्टीकरण अब नहीं चलेगा, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। राकेश जी, आपकी बात मैं समझ गई, इसी को लेकर मैं जवाब आपके पास आ रही हूँ। वो कह रहे कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, जो अलगाववादी होगा उसको गोद में नहीं बिठाया जाएगा। क्या पीड़ा इस बात की है? जी, देखिए, अभी इन्होंने बात कही कि अलगाववादियों को जो है गोद में नहीं बैठाया जाएगा, और ये अलग बात है। ये महबूबा मुफ्ती के साथ जो है इन्होंने 2.5 साल जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई, और उनके साथ खूब जो है इन्होंने अच्छे से जो है सत्ता का सुख भोगा, वो एक अलग बात है। देखिए, मैं अब आ रहा हूँ यहाँ के जो हिंदुस्तान के मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर। देखिए, यहाँ की देश की जो अक़लियत है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो देश की एसेट्स हैं, उनको लाइबिलिटीज़ ना समझा जाए। जब देश की एसेट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है तो देश को नुकसान पहुंचाया जाता है। आप इस चीज़ की गहराई को समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, कहने का मकसद ये है कि पहली बात तो मैं उनका कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं जमीयत उलमा हिंद का, लेकिन मैं जानता हूँ कि जमीयत ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जितनी भी कुर्बानियाँ दी हैं, किसी और संगठन से ज़्यादा जो है मुल्क को आज़ाद करवाने में जमीयत उलमा हिंद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी बात आ रहा हूँ, आज जो मौजूदा हालात जो माइनॉरिटीज़ के साथ हिंदुस्तान में हैं, उसको लेकर के उन्होंने एक बात कही, और वो बात बिल्कुल सच थी। उसमें कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं करी जिससे जो है ना इत्तफाक़ी है। उन्होंने क्या कहा कि नफ़रत का जवाब जो है मोहब्बत है। इसमें क्या आपत्ति है इस अल्फाजों में? ना कोई आपत्ति नहीं। नफरत को, लेकिन जब वो ये कहते जो हैं नफरत कि की आग है, सड़क पर चलना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया मैं है, इस चीज को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन, मैं मैं इस चीज को कर देता हूं। क्या हुआ है कि काफी वक्त से हमने देखा है, और उसका सियासी पहलू बहुत बड़ा है, मैं उस चीज को जानता भी हूं, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी पर्दे के पीछे सियासत काम कर रही है। लेकिन क्या है, इस वक्त माइनॉरिटीज को कभी हिजाब के नाम पे, कभी हलाल के नाम पे, कभी झटके के नाम पर,
कभी दाढ़ी के नाम पर जिस तरीके से उनको क्रिटिसाइज करा जा रहा, और कई जगह पे हमने ये देखने भी आया है कि लव जिहाद का मुद्दा हो गया, उसको बड़ा जो है मुसलमानों को लेकर के और अक़लियत को लेकर के टारगेट करा जा रहा। ये हमारे सामने तमाम, ये हमारे सामने, और इसके ऊपर मीनाक्षी हिजाब का मसला कोर्ट में गया कि नहीं गया? कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया उसको मानने से इनकार किया या नहीं किया? असदुद्दीन ओवैसी ने इनकार किया। अपनी बात कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड दे दीजिए, मैं 10 सेकंड दे दीजिए, आप पूरा 1 मिनट लीजिए जी। हिजाब का मसला, मैं कह रही हूँ हिजाब का मसला कर्नाटक हाई कोर्ट में गया ना? बिल्कुल गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बोला ना कि हिजाब स्कूल के अंदर नहीं चलेगा। ये संवैधानिक दृष्टि से ठीक था या गलत था? ठीक। अब आपको मैं जवाब दे दूं, हो गया आपका सवाल। अब देखिए, मैं इसी बात पे आ रहा हूं, मौजूदा हालात के ऊपर ही मैं आ रहा हूं। आप बताइए, क्या कभी बीफ के नाम पे और गाय के नाम पे मुसलमानों को लिंच नहीं करा जा रहा? ये सच्चाई नहीं, और ये नहीं कि हिंदुस्तान में ही डिस्कस हो रहा है, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी डिस्कशन हो रहा है। अरे वो क्या प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है? उसको जो है वो नकार देंगे। बाहर देशों की संसदों के अंदर इस चीज की बातें रखी जा रही हैं। भारत देश की माइनॉरिटीज को लेकर के जो है बड़े बड़े अलग देशों के अंदर बातें रखी जा रही हैं। क्या आप उससे इनकार कर देंगी? मैडम, इस चीज को समझने की जरूरत है कि इस वक्त हिंदुस्तान की जो एसेट्स हैं वो उनकी अक़लियत हैं, उसको खराब मत करिए। सिर्फ कहने का मकसद ये, देश तभी आगे बढ़ेगा, देश तभी उन्नति करेगा जब यहाँ की अक़लियत साथ में आ करके उनको कॉन्फिडेंस में ले करके जो है आप देश हित में कार्य करेंगे। आप उनको लगातार निरंतर टारगेट करेंगे तो देश इससे आगे नहीं बढ़ेगा। देश कमजोर होता है ऐसी हरकतों से, ऐसे वाकयात से। मदनी साहब ने कहा कि सड़कों पर निकलना मुसलमान का मुश्किल हो गया है। मैडम, क्या जवाद साहब आप भी यहाँ पर आए स्टूडियो में, हाजिर खान जी आप भी यहाँ पर आए हैं, रवि पराशर भी आए हैं, ये राकेश त्रिपाठी भी अपने इलाके में बैठे हुए। क्या मेरा निकलना, आपका निकलना मुश्किल हो गया? आपका इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है। उन्होंने कोई इस तरीके की ऐसी कोई चर्चा है, ठीक है, जो घटनाएं हो रही हैं, और उसको जनरलाइज किया गया, घटनाएं हो रही हैं, यही प्रॉब्लम है सर। एक दो घटना को या एक दो घटनाएं हैं, अरे मैं कहती हूँ दर्जन भर घटना को लॉ एंड ऑर्डर का मसला बताने की बजाय जब आप क्यों नहीं हिंदुस्तान के अंदर लिंचिंग के ऊपर कानून बनाते हैं? बनाइए ना, हिंदुस्तान की मौजूदा सरकार इनकी है, लिंचिंग के ऊपर कानून कब लेकर के आ रहे हैं? बताइए, दंगे के ऊपर कानून कब लेकर के आ रहे हैं? क्या पूरी आबादी पर आप जनरलाइज कर देंगे? लॉ एंड ऑर्डर की घटना जनरलाइज कर दी जाएगी? मैडम आप बताइए ना कि लिंचिंग के ऊपर हिंदुस्तान में कब कानून आ रहा है? दंगे के ऊपर कब हिंदुस्तान में कानून आ रहा है? बोलिए ना। महाराष्ट्र में एक पुजारी की हत्या कर दी जाती है, लिंचिंग हो जाती है, उसके बाद दूसरा कानून ले आएंगे, लिंचिंग के ऊपर कानून नहीं लाएंगे और दंगे के ऊपर कानून नहीं लेकर के आएंगे। ऐसे नहीं चलेगा ना। एक पुजारी की लिंचिंग कर दी जाती है, किसी हिंदू संगठन ने तो खड़े होकर ये नहीं कहा कि हिंदू का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। चलिए रवि पराशर जी, क्या वाकई में फील कराया जा रहा है, ये महसूस कराया जा रहा है इस देश के मुसलमानों को कि आप दोयम दर्जे के नागरिक हैं? क्या उन्हें हीन भावना से ग्रसित किया जा रहा है या फिर यह भावना भड़काई जा रही है? मीनाक्षी जी, सच्चाई तो ये है, हकीकत तो ये है कि कभी भी भावुक होकर के आप बहुत बड़ी हकीकत, बहुत बड़ी सच्चाई वाली जो बात है उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। जाहिर है कि इस तरह का जो तकरीर मदनी साहब ने की है, उनका इरादा कुछ और ही है। और टाइमिंग देखिए, ऐसे समय में जब ज्ञानवापी मंदिर और कुछ और जो मसले हैं वो बाकायदा अदालती प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में आप देवबंद में बेइज्जती कह रहे हैं सर। बेइज्जत होकर रहना कोई हमसे सीखे, खामोश रहना कोई हमसे सीखे। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसे समय में जब हम भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पूरी की पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भारत की न्याय पद्धति के हिसाब से एक मालिकाना हक का एक दो जगह का मामला अदालतों में है और देश के सबसे बड़ी अदालत के संज्ञान में वो पूरा मसला है, तो ऐसे में, ऐसे समय में जब सबूत सारे चीख चीख कर इरफान हबीब जैसे इतिहासकार और बहुत दूसरे इतिहासकार मना कर दिया, लेकिन कहा उन्होंने कहा मुझे बात रखने दीजिए, मैंने वो बयान सुना है, उसके बाद में हम बयान आपको भेज देंगे, आप उसे सुन लीजिए, अभी डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। ऐसे समय में जब मासरे आलमगीरी, कल आपके ही शो में आपके एंकर ने वो किताब हाथ में लेकर के उसके बहुत सारे पन्ने पढ़े थे स्टूडियो में,
मासरे आलमगीरी समेत तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे हैं, और नहीं भी कह रहे हैं तो मामला अदालत में है। ऐसे समय में भारत के जो मुस्लिम समुदाय है उसको उकसाना, उसको भड़काना, उसको बरगलाना, ये सही बात नहीं है। इससे भारतीय मुसलमान ताकतवर नहीं होगा, जैसे वो कह रहे थे कि हमें ताकत कुरान से मिली है। सही बात है, कुरान से मिली है, किसी भी धर्म ग्रंथ से किसी भी आस्थान व्यक्ति को ताकत मिलती है, लेकिन धर्म ग्रंथ के उन प्रावधानों पर भी हमें विचार करना चाहिए जो हमें ऐसी ताकत देते हैं, जो हमें काफिरों को कत्ल करने का बाकायदा हक हुकूक देता है। गलत बयानबाजी कर रहे हैं आप। क्या गलत बयानबाजी है? देखिए, मैं इस बता रहा तरीके हूं, की एक कोई मिनट, भी अल्फाज जो है कुरान ने जिस जगह कुरान में ये तस्करा है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को 13 साल मुसलसल पिटाई करी, 1-2 दिन नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया, आपके जूते उससे भर गए। जब उनसे मुआहदा हुआ और उस मुआहदे को तोड़ा तो वो वक्ती तौर पर उन लोगों के लिए, दुनिया के मुसलमान हिंदुओं के लिए नहीं है। एक गलत कोटिंग की जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान जब ये कह रहा है कि किसी एक आदमी का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और एक आदमी की किसी ने जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे किसी सारे इंसानियत की जान बचा ली। जब कुरान ये कह रहा है कि कोई पड़ोसी तुम्हारा भूखा हो तुम मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, जब तक तुम उसे खाना नहीं खिलाओ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब का मानना हो। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं वो एक वक्ती तौर पर, एक मिनट, वो एक वक्ती तौर की एक जरूरत थी, वहां पर उन्होंने मायदा तोड़ा था, इसलिए हटा दीजिए उसको वक्ती तौर पर। वो नहीं हटेगा, वो तो है, वो रहेगा, लेकिन दुनिया के लिए नहीं। सोचना और पढ़ने में बहुत फर्क है। एक आधा ज्ञान आपने ले लिया, पूरा पढ़ा नहीं। मेरे को कुरान पे डिस्कशन नहीं करना, वो आपका धार्मिक ग्रंथ है, उससे आपकी आस्था जुड़ी हुई है। मुझे समस्या तब आती है, मुझे समस्या तब आती है, मुझे समस्या इस बात की है जब आप कहते हैं कि ईमान से समझौता नहीं कर सकते। भाई कौन से ईमान से समझौता करने के लिए दबाव डाला जा रहा है? किसने सिर पे बंदूक तान कर ये कहा है कि ईमान से समझौता कर लो? कौन दबाव डाल रहा है और किस मुद्दे पर दबाव डाला जा रहा है? मैडम, जब लिज्जी की जाती है तो कहा जाता है बोल जय सिया राम, बोल जो जय सिया राम बोल। जय सिया राम ने सीता जी के लिए ये कहा कि 10 दिन तक अगर तुम 10 दिन में वापस कर दो तो हम जंग नहीं करेंगे। रावण जैसे थे, और आप राम के नाम आप लोग उदाहरण ले आते हैं, राम को नाम पर किसी का कत्ल कर रहे हैं। रामचंद्र जी के ग्रंथ पर कोई रामचंद्र जी के कभी भी जीवनी में कर दिया जाए, आप उबल पड़ते हैं किसी का उन्होंने अपने नाम पर कत्ल हमें हमारी संस्कृति और हमारी राकेश जी ये कह रहे हैं कि हम पढ़ते हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं और उसे देख रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। हमें नहीं आपके पे एतराज करना। लिंचिंग हो रही है, धर्म के आधार पर हो रही है, जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए मीनाक्षी जी, इन्होंने 2 बातों का जिक्र किया अभी सैयद जवाद ने कि लव जिहाद हो रहा है, हिजाब उठाए के मसले उठाए जा रहे हैं। ये तो बहुत से मौजूद है उसमें, बहुत से मौजूद। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल केरल हाईकोर्ट में पहली बार हुआ है, और वीएस अच्युतानंदन की सरकार थी, कांग्रेस में एक वामपंथी सरकार थी, जिसकी सरकार के समय में सरकार की ओर से दाखिल किए गए अधिकृत डॉक्यूमेंट्स में केरल हाईकोर्ट में लव जिहाद शब्द का पहली बार उपयोग किया गया। लव जिहाद शब्द कोई भारतीय जनता पार्टी या संघ विचार परिवार से किसी ने रखने का काम नहीं किया है। ये वामपंथी सरकार ने केरल हाईकोर्ट में रखा और केरल हाईकोर्ट ने इसकी जांच करवाने का काम किया है। इसलिए लव जिहाद को आप लेकर के अगर सरकार पर, मौजूदा सरकार पर कोई आरोप लगाते हैं तो ये ठीक नहीं है। और ऐसे ही हिजाब का मसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने डिसाइड करने का काम किया, यानी अदालतों से दिए गए निर्णयों से भी आपको पीड़ा है। आप देश की न्यायपालिकाओं में विश्वास नहीं रखना चाहते, आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि देश में सरिया कानून लागू हो, आप संविधान को मानते हैं सर? का बयान दिख रहा था, संविधान को मानते हैं? ने बयान दिया कि अभी आपका टेस्ट, एक लिटमस टेस्ट कर लेता हूं, आप संविधान को मानते हैं? आप बताइए मौजूदा सरकार के प्रवक्ता, मेरा सवाल का जवाब सर, आप प्रवक्ता हैं सरकार के, आप मुझे सिंपल एक चीज का जवाब दे दीजिए कि आप संविधान को मानते हैं? उसी विचार पर आप संविधान को मानते हैं? मुझे मेरे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। का क्या कहना है आप बताइए, आप सरकार के अंदर है, जब आप जो है संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान के अंदर जो है पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को लेकर के जो अल्फाज बोले जाते हैं, तो आप क्या संविधान को मानते हैं? मुझे सिंपल चीज का आप मुझे ये बता दिए, संविधान को मानते हैं नहीं मानते? भारत सर्वधर्म सद्भाव के साथ चलने वाला है, या निरपेक्षता के बजाय तो आप सेकुलर हैं या नहीं है की बात होनी चाहिए? तो आप सेकुलर हैं या नहीं है? समान व्यवहार की बात होनी चाहिए। आप सेकुलर हैं या नहीं है? आप सेकुलर हैं या नहीं है? सबका विश्वास, मेरा सवाल एक ही है, ये वही आप सेकुलर हैं या नहीं है? वही है। आप सेकुलर हैं या नहीं है? आप सेकुलर हैं या नहीं है?
आप बताइए ना सेकुलर है या नहीं है? नहीं बताएंगे, ये देख लीजिए, जवाब नहीं देंगे। बात करेंगे संविधान की, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे सेकुलर है या नहीं है। कह रहे हैं कि सेक्युलर होने की परिभाषा आपके नजरिए से नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए ना। नहीं, अपने आप को नहीं कहेंगे। अभी फिर मैं दूसरा सवाल करूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सवाल राकेश जी, इसका आप जवाब दे दें। जो जवाब उठा रहे थे वो ये कहते हैं अगर आप सेक्युलर हैं तो वो सेक्युलरिज्म दिखाई क्यों नहीं देता है? देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब पिछले दिनों की राजनीति में कांग्रेस पर सरकार के समय में सेकुलरिज्म का मतलब तुष्टीकरण केवल होकर रह गया था। हमने सेकुलरिज्म को हमेशा सर्वधर्म सद्भाव के रूप में देखा है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के रूप में देखा है, और इसीलिए आज विकास की योजनाओं में सबकी सहभागिता को सुनिश्चित करने का काम किया है। मैंने इसीलिए कहा कि अकलियत के मसाइल हिंदुओं के मुद्दों से अलग नहीं है, वो सबके मुद्दे एक हैं। सबके लिए भूख, सबके लिए रोजगार, सबके लिए बिजली, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए सुरक्षा, ये सबके विषय एक है। लेकिन कुछ लोगं की दुकानदारी बंद हो गई है, इसलिए कुछ लोग जानबूझ करके नफरत का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग जहर घोलने की कोशिश करते हैं, जानबूझ करके भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन इस सारे बयानों का अब कोई प्रभाव नहीं है। और इसीलिए राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बन रही है, और ये तमाम जो वीआईपी दर्जा पाया करते थे, तुष्टीकरण के नाते विशेष स्थान जिनको मिला करता था, आज उनको पीड़ा हो रही है। और इसीलिए ऐसे लोग इस प्रकार की वाहियात बातें करते हैं, लेकिन आम मुसलमान पर, आम हिंदू पर इस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। ये कितनी भी कोशिश करें भड़काने की, इनके भड़काने से कोई प्रभाव नहीं होगा। हां, जरूर कानून के दायरे को अगर पार करेंगे तो कानून कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा। अच्छा जवाद, हाफिज जी, आप दोनों के लिए कॉमन सवाल है मेरा, ये सरकार ऐसा क्या कर गुजरे जिससे आपका विश्वास इनके प्रति आ जाए? क्योंकि सरकार कहती है हमने सड़क बनाई सबके लिए, हमने उज्ज्वला योजना बनाई सबके लिए, बिजली दी हमने सबके लिए, नौकरी दी सबके लिए, शिक्षा दी सबके लिए, अस्पताल सबके लिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी यही तो कहते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो पहला मैनिफेस्टो आया था जब 2014 में, तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। आज 8 साल गए, 16 करोड़ लोगों को इन्होंने नौकरी दे दी। इन्होंने महंगाई के नाम पर आए थे कि महंगाई खत्म कर देंगे, इन्होंने महंगाई में क्या मुसलमानों को छोड़ दीजिए। मैं तो आम हिंदुस्तानी की पूछ रहा हूँ, हिंदू मुसलमानों को तो दिया, मैं नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ भारतीय नागरिक को क्या दिया है या नहीं है? उस 16 करोड़ में आप हिंदुओं को गिनते हैं? सारे हिंदू मुसलमान, मैं तो सारे हिंदू मुसलमान की बात कह रहे हैं मैडम, कह रहे हैं ऐसी बात यह है कि आप 15 लाख रुपए ला रहे थे, आप गिराए, आपने जो है महंगाई को खत्म किया। आपने कहा ये कह रहे रवि साहब, कौन सा हिंदू संगठन निकल के ये कह रहा है कि मेरा सड़क पर चलना दूपर हो गया? इसको जवाब दें। 300 रुपए किलो भारत में नींबू बिक गया। गैस जो है 250 रुपए हो गई, जो 350 की थी। बात आप ये नहीं कह रहे कि हम ये कहेंगे कि आप ना हिंदू की करे न मुसलमान की। हिंदू और मुसलमान की आप बात ना करें, लेकिन मदनी साहब, नहीं सुनिए हाफिज साहब, आप हिंदू और मुसलमान को एक आंख से देखे, उनके लहू के रंग को एक बोले, उनके आंखों के आंसू को एक बोले, लेकिन मदनी साहब फिर जाकर मंच पर यह बोले कि मुसलमानों का सड़क पर निकलना दुश्वार हो गया है, तो यह बात गले नहीं उतरती है। मोहम्मद फरहान भी हमारे साथ जुड़ गए, आप AIMIM के नेता हैं। फरहान जी देखिए, PFI ने हाल ही में एक बयान दिया था। PFI ने कहा था कि ज्ञान वापी और मथुरा की मस्जिद को लेकर बीजेपी शासित राज्यों में निशाने पर है मुसलमान। केरल में PFI की मीटिंग भी हुई, उसमें यह फैसला लिया गया कि मस्जिदों के खिलाफ जारी कार्रवाई का विरोध भी किया जाएगा, और साथ ही यह भी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है। अब आप ये बताएं कि जो PFI कह रही है और जो मदनी साहब कह रहे हैं, दोनों से कोई बहुत ज्यादा अंतर मुझे नहीं नजर आता। फरहान जी आवाज आ रही है? आप चलिए। जी हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुन लिया मैंने। हाँ। देखिए मैडम, ऐसा है, PFI क्या कहती है, मंत्री साहब क्या कहते हैं, मैं ना तो उनका प्रवक्ता हूँ PFI का, और ना तो मंत्री साहब का प्रवक्ता हूँ, मैं MIM का प्रवक्ता हूँ। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से खेलो इंडिया के तर्ज पर आज देश में सर्वे इंडिया और क्या नाम है खोदो इंडिया का काम भारतीय जनता पार्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद ये मिलकर एक षड्यंत्र के तहत देश में काम कर रही है। ये देश की अखंडता और सौहार्द को बिगाड़ने का काम है। दूसरी चीज, मुसलमानों की शालीनता, उसकी सरलता और देश के प्रति उसके प्रेम को ये नाजायज फायदा उठाने का काम कर रहे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप देश को कहां ले जाना चाहेंगे?
अगर आप देश को दो अलग अलग विपरीत धाराओं में ले जाना चाहते हैं तो बात अलग है। अगर देश को अखंड बनाना चाहते हैं, इस देश में शांति, सौहार्द, प्रेम बना रहे, तो इस तरह की चीजों को बंद कर दीजिए। आज विदेशों में बड़ी बदनामी हो रही है, बड़ी बदनामी हो रही है। मुझे दिल पर हाथ रख के बात का जवाब दीजिएगा, अगर इस है। देश का हिंदू ये चाहे कि जरा मैं अपना इतिहास खंगालूं, मैं कुछ सच को, तथ्य के आधार पर संवैधानिक तरीके से टेस्ट करूं, तो ये गलत हो जाएगा? संवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले कोई काम नहीं करते मैडम। ये संविधान को मानते ही कहां है? ये आरएसएस को विधान को मानते हैं? पूछ लीजिए, बैठे हैं। आरएसएस का जो विधान कहता है, जो षड्यंत्र कहता है, जो प्रपंच कहता है, उसी के आधार पर ये काम करते हैं। ये देश के संविधान के आधार पर अगर काम करते तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इस तरह की हरकत ही ना होती। लीजिए राकेश जी, एक पक्षीय कार्रवाई के आदेश पर क्या एक नाम है? पक्षीय कार्रवाई हो रही है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। देखिए 3 पेज का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। मैं तो बहुत अनुरोध करके कह रहा हूं मोहम्मद फरमान उसको एक बार जरा डाउनलोड करके इंटरनेट से पढ़ लें। उन्होंने पढ़ा नहीं है और इसीलिए बार बार लगातार इस तरह के लोग आके डिबेट पे कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। अरे भाई ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसको एक्सरसाइज किया है। आपके अंजुमन जामिया मसाजिद कमेटी ये तर्क लेकर गई थी, हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया ये तर्क। हाईकोर्ट ने कहा नहीं सर्वे होगा और ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से कवर नहीं हो रहा है। बावजूद इसके बार बार लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अरे भाई पढ़ लिख लो भाई, हाईकोर्ट की नहीं सुनने को तैयार हो, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनने को तैयार हो, किताब कानून पढ़ने को तैयार नहीं हो। न जाने किसने ये आपको सिखा दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और बार बार ये बात दोहराने लगे। अरे भाई बेहतर है डाउनलोड करके पढ़ लो, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है, डाउनलोड करके पढ़ लो, पता चल जाएगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं सुनिए ना, सुनिए क्या ये मुद्दा मैं फरहान जी बताइए जरा मुझे, कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो कोर्ट में गया है जिसमें ये मुद्दा बीजेपी के द्वारा उठाया गया है? मुझे बता दीजिए। देखिए मैडम, ये मुद्दा किसने उठाया? बता रहे, जिस दिन सर्वे हो रहा था उस दिन जैन साहब के जो बेटे हैं विष्णु जैन जी, वो क्या नाम भाग करके जाते हैं, नो डिवोर्स ऑर्डर रहता है लोअर कोर्ट में सिविल जज के यहाँ, उसके बाद एक एप्लीकेशन देकर फौरन क्या नाम है ऑर्डर पारित करा देते हैं। अगले पक्ष को सुनने का मौका नहीं मिलता। आप पूछ लीजिए कोर्ट, मतलब आप कोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोर्ट को तो समझ ही नहीं है, कमिश्नर्स को समझ ही नहीं है कि एक वकील अपनी अर्जी लेकर गया, उसके आधार पर उसने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने कहा था कि जज में कोई खामी नहीं है, उनका 25 साल का। सुनिए रवि पराशर को सुन लीजिए एक बार, एक मिनट राकेश जी, फरहान जी एक मिनट, रवि पराशर को सुन लीजिए। रवि साहब ये बता रहे हैं ना, ये केवल लोअर कोर्ट की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर वाकई में वहां पर शिवलिंग जैसी वस्तु मिली है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जब तक इस मामले में पूरी सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की विद्वता पर भी कोई संदेह नहीं जताया, लेकिन मामला डिस्ट्रिक्ट अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेज दिया है। तो जब आप ऐसे टिप्पणियां करते हैं, जब आप ऐसे वक्तव्य देते हैं, तो जाहिर है कि आप भारतीय संविधान का सच्चा आदर नहीं करते हैं, ये और ना आप सनातन संस्कृति का सच्चा आदर करते हैं, ना आप भाईचारे की भावना का, कौमी एकजहदी का कोई आपको सम्मान नहीं। एक मिनट, फरहान जी हमारे साथ लेट जुड़े हैं। फरहान सुनिए, आप सुन पाए पूरी बात? जो बात लोअर कोर्ट कहती है वही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन ने चाल चल ली। अभी क्या नाम है बीएचपी के प्रवक्ता भाईचारे की बात कर रहे थे, हम तो उन्हें भाई भाई कहते रहते हैं और वो हमें चारा समझ के खाना चालू कर दिए। ये नहीं चलेगा। हम तो उन्हें भाई भाई समझ रहे हैं, भाई भाई कर रहे हैं, वो हमें चारा समझ के स्टार्ट कर दिए हैं। भाई साहब जो आप सोच रहे हैं वो भी नहीं चलने वाला है, ये कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, ये भी भूल जाइए, जो आप सोच रहे हैं वो भी नहीं चलने वाला है। अब जो सनातन समाज का जो आध्यात्मिक चेतना है, वो जो जिस स्तर पर पहुंचा है बाउंस बैक होकर के, वो अब रुकने वाला नहीं है। मैडम देखिए, हाँ ठीक है, आपकी जो मन में आए करिए, आपके सेंट्रल में सरकार है, स्टेट में सरकार है, तो चारा समझकर किसने चढ़ लिया? सरकार समाज बनाता है। मुझे नहीं पता था कि मुसलमान समाज कोई चारा है, ऐसी ओछी बात आप लोग कह रहे हैं। किसने चारा समझकर चढ़ लिया? पार्टी मुसलमानों को चारा ही समझती है। इनको ये लगता है कि बिरादराने वतन के हिंदू भाई खुश हो रहा है, हिंदू भाई खुश नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं गलत हो रहा है। एक समाज के धार्मिक उत्पीड़न होने का काम है। 300 साल से आपको याद नहीं आया, अब आपको याद आ रहा है।
कि वहां शिवलिंग है। इरफान इससे पहले आप साहब, क्या कर एक रहे थे? ऐसे मसले को, एक ऐसे मुद्दे को जिसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, तो सीधे सीधे सनातन संस्कार का और बनाम लगातार ये अदालतों में लड़ा जा रहा है मामला। बीजेपी पर आरोप है, बीजेपी में भी अदालतों में यह मामला लड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी की ये एजेंडे में था कि काशी मथुरा, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये चुनाव से पहले एजेंडे में था। हाँ तो बाकी है। नहीं, मैं एक दस्तावेज क्यों घबरा रहे हैं? काशी मथुरा या कोई अन्य स्थान भी हो, अगर जुडिशियल प्रोसेस से कोई जाता है, अदालत के निर्णय से कोई जाता है, तो क्यों घबराते हैं आप? एक मिनट, जवाद कोई कानूनी दस्तावेज है जिसमें ये पता चल रहा हो कि बीजेपी भी इसमें कहीं वादी पक्ष है? नहीं, देखिए क्या है, काशी में, मथुरा में वादी पक्ष सुन नहीं, लीजिए, बीजेपी सुन माहौल लीजिए। खड़ा करती है आरएसएस अरे के सर, जरिए। अभी आपको फिर एक्सपोज करूंगा, फिर आपको तकलीफ होने लगेगी। मुझे पता है पर्दे के पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और मैं जानता हूं आप 2024 का जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, हिट एंड रन नहीं वो भी- चलेगा, दस्तावेज दिखाएं, हिट एंड रन नहीं मैं चलेगा। बता दे रहा हूं मैडम, अभी आपको प्रूफ को क्या करने की जरूरत, देखिए क्या है, प्रूफ की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं, मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, मैं प्रूफ कर दे रहा हूं, और आपके पास कोई प्रूफ कर दे रहा हूं। दस्तावेज भी ना हो। भारतीय इस पूरे प्रकरण के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं, अभी कर दे रहा हूं। देखिए क्या है, ये मामला सब जुडिस है, अदालत के अंदर चल रहा है। बयान कौन दे रहा है? केशव प्रसाद मौर्य, विनय कटियार, उमा भारती, और धीरे धीरे फिर से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो निकल करके बयानबाजी कर रहे हैं। और जैसे ही उनसे सवाल करो, जैसे ही उनसे सवाल करो तो कहते हैं नहीं हम पक्ष थोड़ी ना है। अरे भाई, मजाक थोड़ी ना चल रहा है देश में, अरे देश में मजाक थोड़ी ना चल रहा है। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की, तो सवाल का जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। की धार्मिक भावना है, हाफिज खान जी की धार्मिक भावना, सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जैसे वो राकेश त्रिपाठी की भावना आती है, सम्मान होना चाहिए। मौर्य की धार्मिक भावना आती है, तो वो सरकारी भावना हो जाती है ना। देश की जनता को भ्रमित इसलिए कर रहे हैं, कहीं देश की जनता मूल मुद्दों की बात ना कर ले, कहीं वो यह ना कह दे नौजवान कि हमारा रोजगार लाओ। आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा करा, कहां है 2 करोड़ रोजगार? आपने कहा था 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए है या 70 रुपए में, तो जवान जो है वो मांग रहा है कि हमको जो है 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए। ये मूल मुद्दे हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ज्ञानवापी, मथुरा, काशी, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद जो है आपका यहाँ दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार, और उसके बाद आप वहां भी पहुंच गए। यही मुद्दे देना चाह रहे हैं नौजवानों को। एक छोटा सा सवाल, यही मुद्दा देना चाह रहे हैं। इसी देश का एक हिंदू अगर याचिका लेकर, अगर इसी देश का एक हिंदू याचिका लेकर, अगर नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देखिए लगा नहीं लगा आपको। अरे दस्तावेज आपको इतने बार तरीके से बता दिया, क्यों नहीं रही है? वादी कहा है, तो क्यों बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? बयानबाजी तो आप भी कर रहे हैं। बयानबाजी क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? वो तो सरकार के अच्छा, एक चीज और बता दी है, अरे बाकी बीजेपी नहीं है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है या नहीं है? चलिए, या नाम है बता दीजिए। क्या 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना गया या नहीं माना गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसे चैलेंज किया या नहीं किया? अरे चैलेंज करना अलग बात होती है मैडम, बहुत खूब, चैलेंज करना अलग बात है। चलिए, जब सीए कानून बनाया जा रहा था, जब किसान कानून बनाया जा रहा था, वो भी संवैधानिक दृष्टि से ही बनाया गया, लेकिन उसे भी चैलेंज किया गया, वो कानून भी वापस लिया गया। लेकिन ये अपने देखने का नजरिया होता है, जवाब ये अपने देखने का नजरिया होता है। चलिए, मुझे 1 to 1 में नहीं जाना। वर्शिप एक्ट इसलिए लेकर के आया गया था। चलिए, मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं इस चर्चा को यहीं पे विराम दे रही हूँ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।